हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज शक्ति के विषय में बताने जा रहा हूं, जो राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु है। शक्ति शक्ति क्या है, राजनीति में शक्ति का क्या महत्व है। आज हम अपने इस वीडियो में शक्ति को समझेंगे कि शक्ति क्या है, पावर क्या है, व्हाट इज पावर। जैसा कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत ही महत्व है और राजनीति विज्ञान में शक्ति केंद्र बिंदु है। सभी लोग शक्ति को केंद्र मानकर ही राजनीति का अध्ययन करते हैं। जैसा कि विभिन्न विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान जो है शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति का अध्ययन है। जैसे कि कैटलिन कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इसी तरह से रॉबर्ट डाल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति की तलाश है। राजनीति विज्ञान में प्राचीन समय से ही शक्ति का अध्ययन किया जाता रहा है। पुराने विचारक जैसे प्लेटो और अरस्तु ने प्लेटो और अरस्तु ने शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। और भारतीय विचारकों में जिनका कि प्रमुख स्थान है वह है कौटिल्य। कौटिल्य ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या राजनीति के अंतर्गत शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। कौटिल्य कहते हैं कि समाज सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। उन्होंने दंड शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किसमें? अपने पुस्तक में अर्थशास्त्र में। कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में विभिन्न तरीकों से शक्ति के प्रयोगों का वर्णन किया गया है कि राजा किस तरह से शक्ति का प्रयोग करता है या शक्ति का प्रयोग कब कैसे करना चाहिए, जनता के हित में, शासन के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। वही जो आधुनिक विचारक हैं जैसे कि मैक्स वेबर हैं, कैटलिन हैं, लासवेल हैं, रॉबसन हैं, मॉर्गेनथाउ हैं, बेकर हैं, चार्ल्स मेरियम हैं, बायरस्टेड हैं इत्यादि ने शक्ति को मौलिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने कहा है कि शक्ति जो है वह क्या है? मौलिक सिद्धांत है। किसका मौलिक सिद्धांत है? राजनीति विज्ञान का। शक्ति मौलिक सिद्धांत है। जैसा कि मैकाइवर कहते हैं कि समस्त गति, सभी संबंध, सभी प्रक्रियाएं, व्यवस्था और प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। शक्ति की अभिव्यक्ति क्या है? हर घटना है, हर घटना है, हर संबंध है, हर गति है, हर प्रक्रियाएं हैं। यह सब प्रकृति में घटने वाली जो भी विभिन्न घटना है यह शक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है। वहीं फ्रेडरिक महोदय का कहना है कि शिकागो यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्वान थे जैसे चार्ल्स मेरियम थे, कैटलिन थे, रॉबर्ट डाल थे और विभिन्न जो विद्वान थे उनको हम शिकागो संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो फ्रेडरिक का कहना है कि शिकागो संप्रदाय के सभी विद्वान शक्ति को क्या मानते हैं? हृदय मानते हैं। किसका हृदय मानते हैं? राजनीति का हृदय मानते हैं। यानी कि शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शक्ति के बिना हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, या हम जो राजनीति करते हैं उसमें शक्ति को पाने के लिए करते हैं, सत्ता को पाने के लिए करते हैं, प्रभाव को पाने के लिए करते हैं और अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए करते हैं। हम राजनीति क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं। हम अपने को हम स्वयं को पावर गेन करना चाहते हैं, ताकि तभी जब तक हमारे पास शक्ति नहीं होगी तब तक समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा हमें प्राप्त नहीं होगी। जो सामाजिक प्रतिष्ठा लोगों को प्राप्त होती है उसमें कहीं न कहीं शक्ति का योगदान होता है। इसी तरह से हेराल्ड लासवेल एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है पॉलिटिक्स। Who, when and how। हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इस पुस्तक में हेराल्ड लासवेल ने शक्ति पर अध्ययन किया है।
शक्ति पर विश्लेषण किया है। उन्होंने यह लिखा है कि राजनीति कौन प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। तो हेराल्ड लासवेल कहते हैं कि राजशास्त्र प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान क्या है? प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। वहीं मार्गेंथो का कहना है कि शक्ति की राजनीति मानव की सत्ता लिप्सा में निहित है। शक्ति की राजनीति क्या है? मानव की सत्ता लिप्सा में निहित है। वहीं हम एरिक काफमान को ले लें। एरिक काफमान को ले लें। एरिक काफमान कहते हैं कि राज्य शक्ति के विकास, वृद्धि और प्रदर्शन का प्रतीक है। राज्य क्या है? शक्ति के विकास, प्रदर्शन और वृद्धि का प्रतीक है। वहीं कार्ल बेकर कहते हैं, कार्ल बेकर का कहना है कि राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता है। राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता है। लासवेल और कापलान कहते हैं, लासवेल और कापलान महोदय का कहना है कि शक्ति की अवधारणा शायद राजनीति विज्ञान में सबसे मौलिक तत्व है और यह राजनीतिक प्रक्रियाओं के निर्माण तथा शक्तियों के प्रयोग और वितरण में विशिष्ट तत्व के रूप में काम करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न विचारक जो हैं उन्होंने शक्तियों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्लेटो ने शक्ति को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है क्योंकि उसने त्रिवर्गीय समाज का जो चित्रण किया है, जो वर्गीकरण किया है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, उसमें उन्होंने सारी शक्तियों को शासक वर्ग और सैनिक वर्ग में सौंपी हैं और शक्तियों का उन्होंने वितरण कर दिया है। शासक वर्ग का काम है शासन करना, सैनिक वर्ग का काम है सुरक्षा करना और उत्पादक वर्ग जितने भी उद्योग धंधे हैं सब कौन करेंगे? उत्पादक वर्ग। यानी कि उत्पादन की शक्तियां किसमें होगी? किसमें निहित होंगी? उत्पादक वर्ग के हाथों में निहित होगी। और सुरक्षा संबंधी शक्तियां किसमें निहित होंगी? वह सैनिक वर्ग में निहित होंगी। इसी तरह से शासन संबंधी, नीति निर्माण संबंधी जो शक्तियां हैं वो शासक वर्ग में निहित होंगी। अरस्तु ने भी शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो हम देखते हैं जो आधुनिक विचारक हैं, फ्रेडरिक हैं, लासवेल हैं, मार्गेंथो हैं, एरिक काफमान हैं, कार्ल बेकर हैं, ये सारे विचारकों ने शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शक्ति को महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने इसको मौलिक सिद्धांत के रूप में स्थान दिया है और इनका ये कहना है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति जो है मौलिक सिद्धांत है। आइए हम अब परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा शक्ति की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं इसके बारे में हम एक नजर डालते हैं। आइए हम शक्ति की परिभाषा को देखते हैं। शक्ति, गोल्डहैमर एवं एडवर्ड सिल्स कहते हैं कि शक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता है। शक्ति क्या है? अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। जैसे कि हमें किसी से कोई कार्य कराना है तो हम किस तरह से उससे अपना कार्य हम करा लें, यही हमारी शक्ति है। हम उसको प्रलोभन देके या छल द्वारा, कल द्वारा या उसको धमकी देकर अपना कार्य उससे करा लेते हैं। अपने मनोवांछित अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है तो हम क्या है? पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। तो गोल्डहैमर एवं एडवर्ड सिल्स कहते हैं कि शक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता है। वहीं आर.एस. टानी का कहना है कि यह एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है जिस तरह से वह इच्छा रखता है। यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा रखता है, एक समूह जो अपनी इच्छा रखता है और अपने इच्छा के द्वारा दूसरों से कार्यों का संपादन करा लेता है तो वह शक्तिशाली हो जाता है, उसके पास पावर होता है। वहीं रॉबर्ट बायरस्टेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। रॉबर्ट बायरस्टेड की परिभाषा कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति, बायरस्टेड कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। यानी कि हमारे पास पावर है
तो हम जब पावर दिखा देंगे तब तो वह क्या है, बल प्रयोग हो जाएगा, तब हमारे पास शक्ति नहीं रह जाएगी बल्कि वह बल प्रयोग हो जाएगा। हम शक्ति को रखते हुए, अपने पास रखते हुए हम अपने इच्छा के अनुसार दूसरों से कार्य करा लेते हैं, तो वही शक्ति है। यानी कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वही मैकाइवर का कहना है, मैकाइवर, कि व्यक्तियों या वस्तुओं के व्यवहार को केंद्रित, नियमित और निर्देशित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। मैकाइवर क्या कहते हैं कि व्यक्तियों या वस्तुओं के व्यवहार को केंद्रित करने की क्षमता, नियमित करने की क्षमता और निर्देशित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। वही मार्गेंथाउ का कहना है कि राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति। शक्ति का अर्थ क्या है, मनुष्य की शक्ति, द पावर ऑफ मैन, जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो। कहने का आशय क्या है कि यह एक मनुष्य की शक्ति है जो दूसरों से अपना कार्य कराता हो, दूसरों के मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण स्थापित करता हो, दूसरों के कार्यों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता हो और अपने अनुकूल कार्यों को वह संपन्न कराता। वही रॉबर्ट ए डाल का कहना है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है। शक्ति क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं। शक्ति क्या है, एक प्रभाव है, और उस प्रभाव का, शक्ति क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रभाव है और इसका पालन न करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है। यानी कि जिसके पास शक्ति है वह किसी से कोई कार्य कराना चाहता है और वह व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता है तो उसको अनेक प्रकार के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। एलन आर बाल का कहना है कि राजनीतिक शक्ति दूसरे के व्यवहार को किसी भी प्रकार की शक्ति की धमकी देकर कार्य कराने की क्षमता है। राजनीतिक शक्ति क्या है, दूसरे के व्यवहार को किसी प्रकार की शक्ति की धमकी देकर कार्य कराने की क्षमता का नाम ही क्या है, शक्ति, ये पावर है। वहीं हार्टमैन का कहना है कि शक्ति वह बल या क्षमता है जिसे एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर सकता है। जिसे एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए उसका प्रयोग कर सकता है, शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इनकी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति क्या है, शक्ति दूसरों से कार्य कराने की क्षमता का नाम शक्ति है। हम शक्ति का जो वास्तविक प्रयोग करेंगे तो वह क्या होगा, वह बल प्रयोग कहलाएगा, वह बल प्रयोग कहलाएगा। यानी कि शक्ति जो होती है वह क्या होती है, प्रच्छन्न शक्ति होती है, वह कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब इसका प्रयोग होता है, जब इसको अप्लाई किया जाता है तब वह सर्वविदित हो जाती है, दृष्टिगोचर होती है या स्पष्ट रूप से वह प्रकट हो जाती है। शक्ति की परिभाषाओं से हमने आपको अवगत कराया। आइए चलते हैं शक्ति की विशेषताओं की तरफ। शक्ति की विशेषता, शक्ति की विशेषताएं। शक्ति की पहली विशेषता है शक्ति संबंधात्मक होती है। शक्ति संबंधात्मक होती है, द पावर इज रिलेशनल। जैसे कि लासवेल कापलान का कहना है कि शक्ति संबंधात्मक होती है। लासवेल और कापलान शक्ति को एक संबंधात्मक मानते हैं। वो कहते हैं कि समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन होते हैं, शक्ति संपन्न, एक होता है शक्ति संपन्न, दूसरा होता है शक्तिहीन। शक्तिहीन या शासक वर्ग जिसके पास सत्ता होती है, दूसरा शासित वर्ग जिसके पास सत्ता नहीं होती है, वो शासित होता रहता है। यानी कि जो शक्ति संपन्न होते हैं वह शक्तिहीनों के ऊपर अपनी शक्ति को आरोपित करते हैं, विभिन्न प्रकार के नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और शक्तिहीन उसका पालन करते हैं। और वह शक्तिहीनों की मान्यता होती है, शक्तिहीनों की सहमति होती है कि वह शक्तिशाली वर्ग के आज्ञाओं का पालन करते हैं। या शासक वर्ग जो नियम बनाता है, कानून बनाता है, वह शासितों के ऊपर लागू करता है। तो यह संबंधात्मक होती है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष नहीं होता है, दो पक्ष होते हैं। वह यह संबंध चलता रहता है, यानी कि शासक वर्ग और शासित वर्ग, शासक वर्ग शासित वर्ग का संबंध आपस में चलता रहता है। जैसा कि लासवेल करते हैं। लासवेल महोदय का कहना है कि शक्ति एक अंतर्मानवीय संबंध है। जिसके पास शक्ति होती है उन्हें शक्ति दी होती है।
शक्ति क्या है? एक अंतर्मानवीय संबंध है। यह मनुष्यों और मनुष्यों के बीच संबंध होता है, और जिसके पास शक्ति होती है उसको वह शक्ति अपने से प्राप्त नहीं करता है, बल्कि उसको शक्ति किसी व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्ति समुदायों के द्वारा दी जाती है। वह तभी तक शक्तिशाली रहता है जब तक कि उनकी शक्ति को दूसरे की स्वीकृति प्राप्त होती है, समुदाय की स्वीकृति प्राप्त होती है, तभी तक वह शक्तिशाली रहता है। इसी तरह से सीजे फ्रेडरिक कहते हैं, फ्रेडरिक महोदय कहते हैं, सीजे फ्रेडरिक महोदय कहते हैं कि शक्ति प्रभुसत्ता का एक विचार नहीं है। शक्ति क्या है? प्रभुसत्ता का एक विचार नहीं है। यह केवल अधिकार ही नहीं बल्कि एक संबंध भी है। यह क्या है? अधिकार ही नहीं है, केवल शक्ति एक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक संबंध भी है। यह विभिन्न संबंधों को लेकर चलती है, और यह जो शक्तिशाली वर्ग होता है वह कोई भी नियम बनाता है, कानून बनाता है, वह उसके पक्ष में बनाता है कि उसको कम से कम हानि हो या बिल्कुल भी हानि न हो, वह उससे आवेशित न हो। जो शासित वर्ग है उससे आवेशित न हो, क्योंकि उसकी शक्ति शासित वर्ग के इच्छा पर ही आरोपित होती है, इच्छा के अनुसार ही उसको दी जाती है। यदि वह इसी प्रकार से कानून बना दे जिसको कि शासित वर्ग अवैधानिक करार दे दें या मान्यता न प्रदान करें, तब वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? शक्तिहीन हो जाएगा, उसके पास शक्तियां नहीं रह जाएंगी। तो इस तरह से लास्वेल और फ्रेडरिक शक्ति को एक संबंधात्मक मानते हैं कि यह संबंधात्मक होती है, और शासक और शासितों के बीच आपस में संबंध होते हैं, और सभी एक दूसरे के इच्छाओं का पालन करते हैं। सभी एक दूसरे के इच्छाओं का पालन करते हैं। शासक वर्ग भी शासित वर्ग की इच्छाओं का पालन करता है, और शासित वर्ग भी शासक वर्ग के इच्छाओं का पालन करता है। तो इस तरह से शक्ति जो होती है वह क्या होती है? संबंधात्मक होती है। शक्ति जो होती, दूसरी विशेषता है द्विपक्षीय धारणा होती है। द्विपक्षीय धारणा, शक्ति जो होती है वह द्विपक्षीय धारणा पर आधारित होती है, यानी कि दो पक्ष होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि एक पक्ष शासक वर्ग होता है, दूसरा पक्ष शासित वर्ग होता है। तो यह द्विपक्षीय धारणा होती है। इसका प्रभाव दोनों पर होता है, चाहे शासक वर्ग हो चाहे शासित वर्ग हो, चाहे वो शासक वर्ग हो या शासित वर्ग हो, दोनों पर प्रभाव होता है। शासक वर्ग जो होता है शक्ति का प्रयोग करने में शासितों की इच्छा को देखता है कि शासित वर्ग की इच्छा क्या है। यदि शासित वर्ग की इच्छा नहीं होती है तो वह कानून वापस ले लेता है। जैसे कि मोदी सरकार ने एक बिल पारित किया। कौन सा बिल था? किसान बिल या कृषि बिल था, सॉरी, एक बिल पारित किया, कृषि बिल था। इस कृषि बिल का विरोध किया गया। किसके द्वारा विरोध किया गया? किसानों के द्वारा विरोध किया गया। और अब मोदी जी में और इन किसानों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। लंबे समय तक यह आंदोलन चलता है। परिणाम क्या होता है? मोदी को यह जो कृषि बिल है यह वापस लेना पड़ता है। तो सरकार को नीतियां बनाने में शासितों की इच्छाओं का भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से शासक वर्ग और शासित वर्ग दोनों जो है शक्ति का प्रयोग जो करते हैं अपने अपने ढंग से करते हैं। शासित वर्ग भी शक्ति का प्रयोग, और शासित वर्ग के भी पास शक्ति होती है और शासक वर्ग के पास भी शक्ति होती है। यदि शासक वर्ग मनमानी करता है तो शासित वर्ग के पास शक्ति होती है, वह फिर से चुनाव होने पर उसको क्या होता है? उठाकर पटक देता है या उसको सत्ता से बाहर कर देता है, दूसरे व्यक्ति को या दूसरे दल को सत्तासीन करता है। तो इस तरह से शासक और शासित के बीच जो आपसी संबंध होते हैं यह शक्ति द्विपक्षीय धारणा पर आधारित होती है। तीसरी विशेषता है शक्ति का संबंध स्थिति से होता है। शक्ति का संबंध स्थिति से है। शक्ति की विशेषता क्या है? शक्ति का संबंध स्थिति से है। पावर इज सिचुएशनल, यानी कि शक्ति की राजनीति के अंतर्गत यह देखा जाता है कि शक्ति का प्रयोग करने वाला कौन है, यानी कि उसकी स्थिति क्या है। शक्ति का प्रयोग करने वाला कौन है? व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, यानी कि शक्ति का जो प्रयोग करता है उसकी स्थिति क्या है, उसके पास पावर, उसके पास प्रभाव कितना है, उसकी पर्सनालिटी कितनी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्या वह शक्ति धारण करने से शक्तिशाली हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बहुत पावर है
लेकिन वह अपने पावर का प्रयोग नहीं करता है तो वह शक्तिशाली नहीं हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 2004 से लेके 2014 तक, यानी कि 10 साल तक किसकी सरकार रही? मनमोहन की सरकार रही। मनमोहन की सरकार रही, माननीय मनमोहन सिंह की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन मनमोहन सिंह को क्या कहा जाता था? मूर्ख प्रधानमंत्री कहा जाता था, या गूंगा प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो केवल हाईकमान के इशारे से ही कार्य करते थे। लेकिन वहीं 2014 के पश्चात एक नई सत्ता आती है, 2014 से एक नई सत्ता आती है, नई पार्टी आती है, और उस पार्टी के मुखिया होते हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। माननीय मोदी जी होते हैं। और यह 2004 से लेकर 2014 तक के भारत को हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया कि नहीं किया। वहीं हम 2014 से लेकर इसको हम देख सकते हैं, इन्होंने अपनी शक्तियों का कितना व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को एक महाशक्ति की स्थिति में ला दिया। विभिन्न विधेयक को पारित किए, यहाँ तक कि जो 370 का विवाद चला आ रहा था जम्मू कश्मीर का, आज़ादी के बाद से ही यह विवाद चला आ रहा था, इसको उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। जम्मू कश्मीर के जो धारा 370 थी, उसको अनुच्छेद 370 था, उसको उन्होंने हटा दिया और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो यह व्यक्ति के पर्सनालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वह शक्ति का प्रयोग कितना करता है। शक्ति केवल किसी के पास हम देखते हैं, किसी बहुत पावर होता है लेकिन वह शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है। किसी व्यक्ति के पास बहुत थोड़ा सा पावर होता है लेकिन वह अपने उस थोड़े से पावर को बड़ी पावर में परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। तो यह शक्ति का संबंध जो होता है स्थिति से होता है, व्यक्ति की स्थिति क्या है, वह उस शक्ति का प्रयोग कितना करता है। जैसा कि मैकाइवर का कहना है, मैकाइवर का कहना है कि शक्ति नियंत्रित करने की क्षमता है। शक्ति क्या है? नियंत्रित करने की क्षमता है, लोगों को नियंत्रित करने की क्षमता है, और सिचुएशन को नियंत्रित करने की क्षमता का नाम ही शक्ति है। आइए हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है मान्यता की अनिवार्यता। मान्यता की अनिवार्यता। मान्यता की अनिवार्यता यानी कि शक्ति में मान्यता का क्या महत्व है, यानी शक्ति में मान्यता का क्या महत्व है। मान्यता का मतलब है कि उसको स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि शक्ति वैधानिक होनी चाहिए, अवैधानिक नहीं होनी चाहिए। शक्ति को राष्ट्र के द्वारा, समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। शक्ति तभी वैध होती है जब उसके पीछे मान्यता होती है। और यह मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? यह मान्यता जनता के द्वारा प्रदान की जाती है। और शक्ति के विभिन्न प्रतीक हो सकते हैं। शक्ति के विभिन्न प्रतीक हो सकते हैं, जैसे कि सेना है, पुलिस है, न्यायालय है, जेल है, इत्यादि विभिन्न यह प्रतीक हो सकते हैं शक्ति का। और इन शक्ति का प्रयोग जो होता है, वह दमनात्मक संस्था के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। दमनात्मक संस्थाओं के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इन दमनात्मक संस्थाओं की जनता के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। जनता के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जनता की स्वीकृति नहीं होती है। इसलिए इसको अवैधानिक शक्ति हम कह सकते हैं। यानी कि शक्ति तभी वैधानिक होती है जब जनता के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। जनता उस व्यक्ति को या व्यक्ति समुदाय को कुछ शक्तियां समर्पित कर देती है और यह इच्छा रखती है कि इस शक्ति का प्रयोग वह जनहित में करे। तो इस तरह से शक्ति को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पांचवा, उद्देश्य परकता। शक्ति उद्देश्य परक होना चाहिए। उद्देश्य यानी कि शक्ति का प्रयोग हम किसी पर्पज के लिए करना चाहिए। बिना पर्पज के शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम। शक्ति का प्रयोग किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए ही होना चाहिए। बिना उद्देश्य के हम शक्ति का प्रयोग हमें निरर्थक रूप से नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह हमारी क्षमता, वह हमारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है।
छठवां, वास्तविक, शक्ति, वाहक और अस्पष्ट। देखिए, शक्ति के प्रयोग करने वाले दो होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक नाम मात्र का होता है। शक्ति का जो वास्तविक वाहक कौन होता है यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। कुछ लोग पर्दे के सामने होते हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं पर्दे के सामने होते हैं, पर्दे के सामने। कुछ व्यक्ति पर्दे के पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे शक्ति का प्रयोग करते हैं। पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे कौन होते हैं? मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और विधायक होते हैं, विधायक होते हैं। यह पर्दे के पीछे होते हैं। यह सरकारी अधिकारियों को आदेश देते हैं, नौकरशाहों को, नौकरशाह, जैसे कि डीएम, एसपी वगैरह वगैरह, जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी तंत्र, अधिकारी तंत्र को आदेश दिया जाता है इन सत्ता के द्वारा, इन शक्तियों के द्वारा, मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, विधायकों के द्वारा नौकरशाहों को आदेश दिया जाता है और यह नौकरशाह उन आदेशों का क्रियान्वित करते हैं। तो इसी तरह से यह हमें पता नहीं चलता है कि वास्तविक शक्ति का वाहक कौन है। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत सारी शक्तियां राष्ट्रपति को समर्पित की गई हैं, राष्ट्रपति में निहित है। जैसा कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन राष्ट्रपति को सारी शक्तियां तो सौंप दी गई हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री है। इसका प्रयोग वास्तविक रूप से करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री की भूमिका को देखते हैं सभी कार्यों में, सभी प्रशासनिक कार्यों में, देश विदेश के दौरों में हम प्रधानमंत्री को ही देख सकते हैं, प्रधानमंत्री को ही सामने पाते हैं। तो यह पता नहीं चल पाता है कि शक्ति का स्पष्ट रूप से वाहक कौन है। हमें शक्ति का स्पष्ट रूप से वाहक कौन है, यह शक्ति का जो वाहक होता है वह स्पष्ट होता है। यानी कि आदेश देने वाला कोई और होता है और आदेशों का क्रियान्वयन करने वाला कोई और होता है। सातवें पॉइंट पे आते हैं। सातवां पॉइंट है दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना, इसके लिए विभिन्न सातवां पॉइंट है दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना। विभिन्न विद्वान हैं, जैसे कि फ्रेडरिक हैं, एल्सुमा हैं, रॉबर्ट डाल हैं, सैमुअल हैं, एचबीयर हैं, मैकाइवर हैं, ये सारे विचारक ये मानते हैं शक्ति क्या है? दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है, दूसरों को प्रभावित करने की कला है। यानी कि जैसा कि बियर कहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शक्ति का प्रयोग उस समय कर रहा होता है जब वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता है जिससे दूसरों के कार्य उस रूप में प्रभावित होते हों जिस रूप में वह चाहता है। यानी कि दूसरों को प्रभावित करने का नाम ही क्या है? शक्ति है, शक्ति है। जब हम दूसरे के कार्यों को प्रभावित कर देते हैं किसी न किसी प्रकार से, तो वह यह समझा जाता है कि हम शक्तिशाली हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास क्षमता है। जैसा कि मैकाइवर कहते हैं, मैकाइवर कहते हैं कि शक्ति के अस्तित्व से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों या वस्तुओं के व्यवहार को केंद्रित, विनियमित या निर्देशित करने की योग्यता है। यानी कि शक्ति से हमारा तात्पर्य क्या है? दूसरे के व्यवहार को नियमित करना, नियंत्रित करना और उनको केंद्रित करना, इसी का नाम क्या है? शक्ति है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, शक्ति अमूर्त होती है। शक्ति अमूर्त है, अमूर्त होती है। शक्ति अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब क्या है? शक्ति को हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि इसका अनुभव किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। जिसके पास शक्ति होती है उसको शक्ति क्या होती है? अदृश्य होती है। शक्ति अदृश्य होती है। हम शक्ति को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब एक्शन में आता है, शक्ति जब एक्शन में आता है तब उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न एक्शन लिए जाते हैं,
सरकार के पास क्या है? शक्ति है। सरकार के पास शक्ति है, लेकिन जब वो शक्ति का प्रयोग नहीं करता है तो उसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन प्रयोग जब होता है, देखते हैं कि वह विभिन्न अपराधियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है और विभिन्न प्रकार के एक्शन किए जाते हैं सरकार के द्वारा, तब हम देख सकते हैं कि वह शक्तिशाली है। या वह व्यक्ति जब तक चुपचाप बैठा रहता है तब तक हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब वह एक्शन में आता है और अपने एक्शन के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर देता है तो हम देखते हैं कि वह व्यक्ति शक्तिशाली है, वह व्यक्ति शक्तिशाली है। तो इस तरह से शक्ति जो होती है यह अमूर्त होती है, अदृश्य होती है, प्रच्छन्न होती है। इसको हम देख नहीं सकते, इसको केवल अनुभव हम कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति या अमुक संस्था कितनी शक्तिशाली है या कितनी शक्तिशाली नहीं है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज बस इतना ही। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं यह बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। यह सेकेंड सेमेस्टर का विषय है वीडियो लंबा होने की वजह से मैं शक्ति का पूरा अध्याय एक ही वीडियो में नहीं बता पा रहा हूं। यह मेरा पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।